हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है किसका? आपके चैप्टर अ लेटर टू गॉड का, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा कि लेटर टू गॉड किस पे बेस्ड है, उसके प्रोटैगनिस्ट यानी लैंचो के बारे में जाना और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उसने लेटर टू गॉड लिखा। ठीक है, तो आज हम उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहला, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की होप रख रहा था? ठीक है, सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है जो पूरा एक तरीके से जिस्ट है जिस पे अपना चैप्टर बेस्ड है, दैट इज लेंचो होप्ड फॉर अ गुड डाउनपोर as it was the only thing his field of ripe corn needed। उसका जो फुली एकदम रेडी एकदम जो फील्ड था राइप कॉर्न का, उसको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, दैट वाज अ हैवी डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, मतलब बेसिकली उसको बारिश की ज़रूरत थी फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? ये हमने अभी जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उनको किससे कंपेयर किया? न्यू कॉइन्स से। कॉइन से इसीलिए कंपेयर किया बिकॉज लेंचोज फील्ड वॉज रेडी विद राइप कॉर्न एंड ओनली नीडेड अ शावर ऑफ रेन बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब फील्ड पूरी रेडी थी, बारिश होती, वो अपनी क्रॉप काटता, निकालता, बेचता एंड ही कुड अर्न सम मनी आउट ऑफ इट, और जिससे उसका पूरा लाइवलीहुड चलता, उसकी इनकम सोर्स बनती और उसकी फैमिली को सपोर्ट मिलता। ठीक है, आफ्टर विच ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड अर्न मनी, दैट इज़ वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या बन रहा था उस पॉइंट पे कि अगर बारिश होगी तो ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा और उसके पास पैसा आएगा। तो इसीलिए उसने एक डायरेक्ट एनालॉजी बिठाई कि अगर बारिश हुई तो जो बारिश की जो बूंदें हैं, जो बड़ी बूंदें और छोटी बूंदें हैं, वो किसके बराबर हैं? 10 सेंट और 5 सेंट कॉइन्स के, जो कि आपको मिलेंगे इफ़ द रेन हैपन्स, इफ़ द रेन कम्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स? रेन कैसे चेंज हुई? क्या हुआ? क्या ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से फील्ड को नुकसान पहुंचा? ठीक है, द रेन चेंज्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। एकदम से क्या हुआ? नॉर्मल रेन आ रही थी, एकदम से तेज़ हवाएं चलने लग गई और साथ ही में ओले बरसने लग गए। हेल स्टोन्स बिगैन टू ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। This continued for an hour and destroyed all crop in Lancho's fields। उस हेलस्टॉर्म ने क्या किया? उसने सारे जितने भी उसके फील्ड थे 1 घंटे तक बरसते 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 उन्होंने सारा फील्ड जो है वो ख़राब कर दिया और सारी क्रॉप जो है वो ख़राब कर दी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो क्या फील कर रहा था जब हेल गिरना बंद हो गए? उसके बाद व्हाट वर हिज इमोशंस? लेंचो के एग्जैक्टली दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था? लेंचो's soul was filled with sadness after the hail stopped, as it had destroyed his source of income. Now he had nothing to support and feed his family with। हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बात करी कि बारिश आने की वजह से ही उसका अच्छा हार्वेस्ट हो पाता, उसकी पैसे आते, फिर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता, लेकिन उसकी वजह से हेल स्टॉर्म आने की वजह से क्या हुआ? सारी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई एंड दैट इज़ वाई लेंचोज हार्ट संक एंड बिकॉज वो डिसहार्टन हो गया इस बात से कि अब उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? किसमें या किस चीज़ में लेंचो का फुल फेथ था? ठीक है, और उस फेथ के चलते उसने क्या किया? Lencho had complete faith in God and he believed that God saw everything
इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है आपका डीप डाउन एक सही गलत की परख। हमारे अंदर एक होता है ना कि कभी भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि यार ये कोई गलत चीज़ है या कोई सही चीज़ है, ये हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ योर कॉन्शियस, जो आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो लैंचो का ऐसा मानना है कि भगवान को सब कुछ पता होता है, इवन जो किसी के बिल्कुल इमोशंस में अंदर दिल में उसके जो भी चीज़ होगी वो भगवान को उसके बारे सबको सब कुछ पता होता है भगवान को उसके बारे में। ठीक है, इसी फेथ के चलते उसको फुल फेथ था गॉड में, इसी के चलते उसने क्या किया एक लेटर लिखा। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज। किस चीज़ के लिए 100 पेसोज मांगे उसने? टू सो हिज फील्ड अगेन, दोबारा से अपने फील्ड को सो करने के लिए, एंड टू सपोर्ट एंड टू सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कैन कम। जब ऑब्वियसली बात है अब वो उसको पैसे मिलेंगे, फिर वो दोबारा से पूरी क्रॉप लगाएगा, फिर वो उगेंगे, फिर वो हार्वेस्ट का वेट करेगा, तब तक के लिए उसको सस्टेनेंस के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। दैट इज़ वाई ही आस्क्ड 100 पेसोज फ्रॉम गॉड टू सर्वाइव। ठीक है, नेक्स्ट, हु रेड द लेटर? पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा, पोस्टमैन ने लेटर देखा जिसके ऊपर गॉड लिखा था, उसको वो अम्यूजिंग लगा तो वो उस लेटर को उठा के किसके पास लेके गया? पोस्टमास्टर के पास में, और पोस्टमास्टर ने वो लेटर खोला। What did the postmaster do then? Next question. At first the postmaster laughed on seeing the address on the letter. क्यों हंसे भाई? क्योंकि वहाँ पे क्या लेटर में ऊपर क्या मेंशन था? गॉड। गॉड को किसी ने लेटर लिखा हुआ था, दैट इज़ वाई ही लाफ्ड, ही फाउंड इट अम्यूजिंग। ठीक है, बट वॉज मूव्ड बाय लैंचोज अनडाइंग फेथ। ऑलमोस्ट इमीडिएटली उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो लेटर है ये एक दुखी बंदे ने लिखा है जिसको इतना कंप्लीट फेथ है गॉड में कि उसने किसी और से हेल्प नहीं मांगी, उसने सीधा भगवान से हेल्प मांगी, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि कोई ना करे लेकिन भगवान जी उसकी हेल्प पक्का करेंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक लैंचोस फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर डिवाइज्ड अ प्लान टू हेल्प हिम। उन्होंने क्या सोचा कि इसका फेथ ना ब्रेक हो, इसीलिए हम इस लेटर का क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ही कलेक्टेड एज मच अमाउंट एज ही कुड एंड गेव इट टू लैंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अच्छा, जो ये क्वेश्चंस है ना ये आपके क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है ना, ये तो आपके यूजुअली शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन उनमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप भी बताना पड़ेगा। जैसे अगर वो पूछ लेता है कि पोस्टमास्टर ने क्या किया, ऑब्वियसली बात है थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा इंडिकेटिंग कि आपको क्या क्या लिखना है। लेकिन अगर नहीं भी मेंशन्ड है ना, तो कम से कम आपने क्या करना है, आप वहीं से स्टार्ट करो कि सिंस लैंचो वॉज वेटिंग फॉर रेन बट हेल स्टॉर्म केम एंड देन डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स एंड देन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। मतलब आपको पूरा बैकड्रॉप बताना पड़ेगा लीडिंग टू द आंसर, एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चाहे उस क्वेश्चन को आप 2 ही स्टेटमेंट में आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर वो ज़्यादा नंबर का है तो उसमें आपको बैकड्रॉप लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में उसको कंक्लूड करने के लिए भी एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी। मतलब दिस इज़ द आर्ट हाउ यू कैन आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब आपके पास ज़्यादा कंटेंट ना हो। कंटेंट आपका, लेकिन ये होगा कब? जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसको वो लेटर मिला जिसके अंदर कुछ पैसे थे? क्या लेंचो सरप्राइज था ऑन फाइंडिंग अ लेटर फ्रॉम गॉड? नो, एज लैंचो वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर। स्टॉन्च मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, as Lancho was a strong believer of God and was certain that God would definitely help him. ऑब्वियसली बात है, जब किसी बंदे को इतना ही फेथ है कि वो लेटर लिख दे रहा है गॉड को और वो रिप्लाई भी एक्सपेक्ट ही करेगा ना, फिर अगर वो लेटर लिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मेड हिम एंग्री? लैंचो को किस बात पे गुस्सा आया? लैंचो गॉट एंग्री एज ही हैड asked God for 100 pesos and there were only 70 pesos in the envelope. क्या हुआ
कि उसने पूरा बताया था ब्यौरा कि उसको क्यों 100 पेसोस चाहिए। पहला, एक तो उसको अपना फील्ड दोबारा से सो करना है और उसको ग्रो करनी है सारी क्रॉप, और दूसरी उसको अपने फैमिली को सरवाइव करवाना है, उनको सस्टेन कराना है जब तक दोबारा से क्रॉप नहीं उग जाती। तो उसने क्या किया था, 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन उस एनवलप में जो उसके लिए गॉड की तरफ से आया था उसमें सिर्फ 70 पेसोस थे। दैट इज़ वाई ही वॉज एंग्री। नेक्स्ट, ये आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के सेक्शन से है, एट द बैक ऑफ योर चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? अब यहाँ पे ना आपको बताना है स्टोरी में से देख के, चैप्टर में से देख के, कि कौन कौन से सेंटेंसेस से पता लगता है कि लेंचो को कंप्लीट फेथ था और किस में था। ठीक है। Lencho had complete faith in God as he had been instructed that God sees everything and helps anyone in need. Here are some examples which suggest the same. ये आपके एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो आपके उठाए गए हैं फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ, जो ये इंडिकेट करते हैं कि लेंचो को अनडाइंग, अनवेवरिंग, बिल्कुल ऐसा फेथ था गॉड के अंदर, और उसको ये यकीन था कि गॉड से अगर कोई हेल्प मांगेगा, अगर कोई चीज़ भी आप भगवान से मांगोगे, वो पक्का आपको देंगे। पहला स्टेटमेंट, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जो घर था, जो उस वैली में अकेला घर था, सॉलिटरी में घर था, आइसोलेटेड घर था, उसमें जितने भी लोग थे उनको सबको ये विश्वास था कि एक रे ऑफ होप है, दैट इज़ द हेल्प फ्रॉम गॉड। कुछ ना सही तो भगवान उनको हेल्प पक्का करेंगे। नेक्स्ट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस। दिल में चाहे आपके कोई भी फीलिंग है, वो भगवान जी को पक्का पता होता है, ऐसा लेंचो बिलीव करता था। दैट इज़ वाई ही बिलीव्ड कि भगवान उनकी हेल्प पक्का करेंगे, एंड ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। नेक्स्ट, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड कुड नॉट, अच्छा हाँ, ये वाला स्टेटमेंट अलग है। ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में उसने बोला, मतलब वो बता रहा है कि भगवान जी अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो इस साल हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पे ही वो मोमेंट आता है जहाँ पे लेंचो का जो फेथ है इट टेक्स टू अ न्यू लेवल, कि उसको ये विश्वास तो था ही कि पैसे आ जाएंगे और रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन उसको ये भी था कि भगवान जी से गलती नहीं हो सकती, वो उतना ही पैसा उसे देंगे, वो उतने ही रुपए की उसको हेल्प करेंगे जितना उसने पूछा था, जितना उसने मांगा था। लेकिन यहाँ पे उसका अनडाइंग और जो एकदम ब्लाइंड फेथ था गॉड में, वो पता लगता है बिकॉज ही फेल्ट कि भगवान जी से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अगर मैंने 100 पेसोस मांगे थे तो वो 100 पेसोस ही देते, ना कि 70 पेसोस जो कि उस लेटर में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर एज गॉड? पोस्ट मास्टर जो लेंचो को लेटर है, रिप्लाई है, वो क्यों भेजते हैं और उसमें वो गॉड करके साइन क्यों करते हैं? जब उन्होंने खुद भेजा तो वो अपना नाम क्यों नहीं मेंशन करते? ठीक है। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो एज ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज फेथ। आफ्टर रीडिंग द लेटर टू गॉड, जो लेटर लेंचो ने लिखा था, जब वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज बिलीव्ड एंड सो ही डिसाइड्स टू आंसर द लेटर ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। पोस्ट मास्टर को लगता है कि ऐसा अनवेवरिंग जो फेथ है वो बहुत कम देखने को मिलता है, शायद उन्होंने पहली बार ही ऐसा देखा होगा, एंड एक्चुअल में हमें बहुत नहीं देखने मिलता है इस तरीके की चीज़ में। तो दैट इज़ वाई पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू प्रिजर्व दैट फेथ, ही वॉन्टेड नॉट टू ब्रेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। ठीक है। दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड कि वो लेटर को आंसर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में जितनी उनसे हो पाएगी वो हेल्प भी करेंगे लेंचो की, ताकि वो सस्टेन कर पाए और उसका जो फेथ है वो भगवान में बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, and signs the letter God as he wants Lancho's belief to remain intact and firm. उन्होंने क्या किया, पहले खुद अपनी कुछ पार्ट सैलरी का उनको दिया जिसमें जो चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था, और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स को भी बोला कि आप भी इसमें सपोर्ट करें, और उसके बाद उन्होंने उस लेटर को गॉड ही साइन किया ताकि लेंचो को ये लगे कि भगवान ने ही वो पैसे भेजे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई एंड वाई नॉट? क्या लेंचो ने ट्राई किया कि वो पता करता कि वो एक्चुअल में पैसे कहाँ से आए थे? लेकिन डजंट इट बीट द पर्पस ऑफ द होल स्टोरी? अगर लेंचो पता ही करने लग जाता कि किसने उसको एक्चुअल में पैसे भेजे, तो हम फिर उसके फेथ के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते. ये तो फिर एक तरीके की ट्रिक हो जाती कि लेंचो ने ऐसे दिखाया कि उसने गॉड को लेटर लिखा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई और उसकी मदद कर दे अदर देन गॉड. ठीक है, नो इसका आंसर इसीलिए नो होगा. Lencho did not try to find out who had sent the money to him, as he genuinely believes that God had sent him that money to help him. क्योंकि वो ऐसे ही बिलीव करता था, उसने उसी इंटेंशन के साथ में वो लेटर लिखा था ताकि उसका रिप्लाई भी गॉड करें और उसको हेल्प भी गॉड ही करें. नेक्स्ट, who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? कौन? लेंचो के हिसाब से पहले वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है 100 पेसोज, लेकिन 70 पेसोज आते हैं. ठीक है, तो लेंचो के हिसाब से किसने वो पैसे लिए होते हैं? ठीक है, और यहाँ पे आयरनी क्या है सिचुएशन में? यहाँ पे एक मतलब एक अलग सी चीज़ क्या हो गई? व्हाट इज़ द आयरनी हियर? आंसर देखते हैं. After finding less money in the letter, Lencho thinks that the post office officials have taken the money because God could not have made a mistake, nor would he deny his request. लेंचो को पता था कि अगर उसका जवाब भगवान देंगे और उसमें वो पैसे देंगे तो वो उसमें गलती नहीं कर सकते. गलती से तो वो कम पैसा भेज ही नहीं सकते, और ना ही वो उसको डिनाई करेंगे, ना वो उसकी रिक्वेस्ट को मना करेंगे. तो इसीलिए लेंचो को ये लगा कि उसके जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस में से किसी ने लिए हैं. ठीक है. द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स द पीपल हु हेल्प्ड हिम एंड थिंक्स ऑफ देम एज क्रूक्स. हुआ क्या कि आयरनी ये बन गई कि भगवान के बिहाफ पे जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प करी थी वो उन्हीं को गलत समझ रहा है, वो उन्हीं पे डाउट कर रहा है कि इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, और उनको क्रूक्स कह के बुला देता है, उनको चीट कह के, उनको चोर कह के बुला देता है. ठीक है, सो दिस इज़ द मेन आयरनी ऑफ द सिचुएशन. नेक्स्ट, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या आपने ऐसे कोई एक्चुअल में देखे हैं जो लेटर टू गॉड लिखते हों? हाँ, अनवेवरिंग फेथ बहुत लोगों में होता है, पर इतना इस लेवल का कि कोई भगवान जी से लेटर लिख के ही मांग ले. एक विश करना एक अलग बात होती है, एक प्रे करना अलग बात होती है, लेकिन लेटर लिख के ही मांग देना कोई भी चीज़, वो बहुत मुश्किल ही देखने मिलता है. ठीक है, सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट नो, दैट इट इज़ हाईली अनलाइकली कि ऐसा कोई बंदा हमें एक्चुअल लाइफ में मिले. ठीक है, वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़? You may select appropriate words from the box to answer the question. पहला वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है लेंचो को, ग्रीडी. ग्रीडी मतलब जो पैसे के लिए ग्रीड हो, जिसके अंदर छल हो कि भाई मुझे और पैसा मिल जाए, लालच हो जिसके अंदर. क्या लेंचो लालची था? नो, ही वॉज नॉट लालची. वो बस एक नीड में था, क्योंकि वो मेहनती था, उसने अपना लाइवलीहुड बना रखा था, उसके पास सोर्स था पैसा कमाने का, और वो अपनी फैमिली का ध्यान भी रखता था. लेकिन बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, बिकॉज ऑफ अ नेचुरल कॉज, उसकी सारी जितना भी कॉर्न था, जो फील्ड था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था. दैट इज़ वाई ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, नॉट बिकॉज ही वॉज ग्रीडी. लालची नहीं था, दैट इज़ वाई. ठीक है, सो ग्रीडी तो वो नहीं था. नाइव.
नाइव का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो चाइल्डिश हो, ठीक है, इसका सिंपल मतलब है चाइल्डिश या फिर जिसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, ठीक है। तो नाइव तो हम कह सकते हैं लेंचो को, क्यों? क्योंकि वो उसकी एक बचकानी हरकत ही तो है, भगवान में विश्वास है मैंने माना, लेकिन एक बचकानी हरकत ही तो है कि उसने एक लेटर गॉड को लिख के उनसे पैसे मांग लिए। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा होता जो नाइव नहीं होता, वो क्या करता? वो अपने किसी रिलेटिव से या किसी अपने फ्रेंड से पैसे मांगने की कोशिश करता, पूरे नहीं थोड़े थोड़े करके कहीं कहीं से उनको बैलेंस करने की कोशिश करता ताकि उसकी हेल्प हो जाए। बट लेंचो इज स्लाइटली नाइव एज ही राइट्स अ लेटर टू गॉड हिमसेल्फ, ठीक। स्टूपिड भी कह सकते हैं। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, नाइव से ही हल्का सा रिलेटेड आ जाता है कि उसमें लैक ऑफ एक सेंस है जिसकी वजह से उसने भगवान जी को ही लेटर लिख दिया, और फिर वो ये भी सोच रहा है कि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए, जो पैसे उसको भगवान जी ने भेजे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ लिटिल बिट स्टूपिड एज वेल, ठीक। अनग्रेटफुल, येस ही इज़ अनग्रेटफुल। चलो एक बार को हम लेंचो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मानते हैं कि भगवान जी ने उसको पैसे भेजे, तो क्या वो ग्रेटफुल था कि कम से कम 70 पेसोस तो आए उसके पास? नो, ही वॉज नॉट ग्रेटफुल। जितने उसको पैसे मिले, ही वॉन्टेड कि पूरे पैसे उसको दे दिए जाएं। जितना उसको मिला उसमें वो खुश नहीं था, सो ही वॉज येट अनग्रेटफुल, ठीक है। सेल्फिश नहीं था। सेल्फिश होता तब होता जब वो अपने लिए कुछ मांगता। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो बस अपनी फैमिली के लिए मांग रहा था, ठीक है। और ना उसने किसी अपने शौक की चीज़ के लिए मांगा कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है या मुझे बाइक खरीदनी है या कुछ और ख़रीदना है। वो बस बेसिक अपनी जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरतें हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो भूखे ना रहे पूरे साल, बस उतने पैसे वो मांग रहा था, ठीक है। कॉमिकल मतलब स्लाइटली कॉमेडी का जो हिंट होता है हल्का सा है, बिल्कुल है, क्योंकि भगवान को लेटर लिखना, उनसे एक्सपेक्ट करना, प्रे करना, विश करना, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन डायरेक्टली उनसे पैसे मांग लेना और एक्सपेक्ट करना कि भाई वो पैसे दे देंगे, और जो पैसे आए हैं एक्चुअल में ये समझना कि हाँ मेरे पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, इज़ अ स्लाइटली अ बिट कॉमिकल, ठीक है। अनक्वेश्चनिंग, येस ही इज़ अनक्वेश्चनिंग। वो बिल्कुल भी अपने फेथ को क्वेश्चन नहीं करता। वो जो बिलीव करता है वो हमेशा से बिलीव करता आया है कि भगवान को सब कुछ पता होता है, एंड हिज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड इज़ अनक्वेश्चनिंग। वो बिल्कुल इस बात पे क्वेश्चन नहीं करता। वो ये भी नहीं सोचता कि जब उसके पास लेटर आ जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, तब भी वो ये नहीं सोचता कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। ही इज़ अनक्वेश्चनिंग एज वेल, ठीक है। तो इन्हीं सब वर्ड्स को यूज़ करके हम आंसर करेंगे। इट इज़ हाईली अनलाइकली टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो इन रियल लाइफ, एज ही इज़ नाइव, अनक्वेश्चनिंग एंड अनडाइंग, एंड हैज़ अनडाइंग फेथ इन गॉड। अनडाइंग फेथ इन गॉड फिर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उस लेवल तक अनडाइंग कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप गॉड से एक्सपेक्ट करने लग जाओ, ये थोड़ा मुश्किल है रियल लाइफ में मिलना। नेक्स्ट, he is stupid and ungrateful as he does not understand that someone else helped him by giving the money and is satisfied with whatever amount and is not satisfied. यहाँ पे not आएगा, ठीक है। and he is not satisfied with whatever amount he received. मतलब उसके दिल में ये चीज़ नहीं थी कि चलो कुछ तो आया, कुछ तो मेरे को भगवान ने हेल्प करी, नहीं, वो चीज़ नहीं थी। उल्टा वो ये सोचने लग गया कि जितने भी पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं वो सब अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो चोर हैं और उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। मतलब 2 तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं स्टोरी में। वो क्या है? बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। पहला आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है ह्यूमन और नेचर में, एंड दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में ही है ह्यूमंस के अंदर। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे इलस्ट्रेट किया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर के अंदर। पहला देख लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop by hailstorms, as Lencho was expecting a good rain to have a good harvest. Lencho nature से क्या expect कर रहा था?
उस टाइम पे जब उसका राइप कॉर्न का जो फील्ड है वो बिल्कुल रेडी था, वो उस टाइम पे बस एक डिसेंट सी रेन शावर एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके बाद उसकी जो फील्ड है वो बिल्कुल रेडी हो जाती फॉर हार्वेस्टिंग, और उसके बाद वो उनको बेच के पैसा कमा लेता. बट इंस्टेड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ नेचर और ह्यूमंस के बीच में. लेंचो जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसका ठीक उल्टा हो गया. क्या हुआ कि नेचर ने ऐसी एक चीज़ कर दी जिसकी वजह से उसका जो प्लान था, उसका जो पूरा फील्ड था, जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो सारा कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया. He had worked for months to provide for his family, but nature turned violent and destroyed everything. Turned violent, भाई ओले गिर गए पूरे, आपकी फसल बर्बाद हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड आने लग गए. दिस इज ऑल साइंस दैट नेचर टर्न्ड वायलेंट. ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स. आपस में ह्यूमंस का क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ? द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट ह्यूमंस देमसेल्व्स. वाई? कैसे? As the postmaster, along with his friends and staff, sends Lencho money on behalf of God, even when they do not know him personally. वो क्या था कि लेंचो को वो पर्सनली थोड़ी ना जानते थे. अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा कोई अमाउंट है, पैसे की बात करते हैं, अगर मैं किसी को हेल्प करूँ तो मैं अपने किसी क्लोज फ्रेंड की जल्दी से हेल्प कर दूंगी रादर देन किसी स्ट्रेंजर के. बट यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड्स थे वो पर्सनली लेंचो को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ के क्या किया, उनको हेल्प करने की कोशिश करी जितना भी उनसे बन पड़ा. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड लेंचो ब्लेम्स them only for taking away the amount of money and calls them a bunch of crooks. यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो लेंचो को बिल्कुल सेल्फलेसली हेल्प करना चाहते हैं, उनकी कोई उसमें अल्टीरियर मोटिव नहीं है, वो कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करते लेंचो से, वो जानते भी नहीं उसको, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उससे एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, उसकी ग्रीफ को फील कर पा रहे हैं, उसके परेशानी को फील कर पा रहे हैं और उसके ट्रस्ट और उसके फेथ इन गॉड से मूव हो गए हैं, दैट इज़ वाई दे हेल्प हिम, दे डिसाइड टू हेल्प हिम. बट ऑन दी अदर हैंड लेंचो क्या करता है, लेंचो उन्हीं को डाउट करता है, दिमाग नहीं लगाता कि इट इज़ दोज पीपल ओनली जिन्होंने उसकी हेल्प करी है. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे आपके जितने भी लिटरेचर में आपके चैप्टर्स हैं दोनों बुक्स के अंदर में, उसमें से वो आपको एक्सट्रैक्ट कितना भी बड़ा, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ में से कुछ निकाल लेना, कोई छोटा पार्ट. ठीक है. चैप्टर में से वो एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट बोलेंगे. वो 2 पूरे पैराग्राफ्स भी दे सकते हैं, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट बोलेंगे. ठीक है. तो एक्सट्रैक्ट के बेस्ड क्वेश्चंस बना के आपसे पूछे जाएंगे, दैट इज़ नोन एज योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. उसी में से क्वेश्चन बना के पूछेंगे आपसे. लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि उसका जो आंसर है ना वो उसी एक्सट्रैक्ट में हो. एक्सट्रैक्ट बस आपको रेफरेंस के लिए दिया जाएगा कि ये वाले एक्सट्रैक्ट से आपको आंसर करना है, बट आंसर आपका उस पूरे चैप्टर में कहीं भी हो सकता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है उसी में आंसर होगा. क्लियर? ठीक है. तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से. तो अभी हमें यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला एक्सट्रैक्ट गिवन है. ठीक है. ये हमारा पहला ही पैराग्राफ है जो अभी हमने स्टार्ट किया था. ठीक है. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. अब बार बार ना जब भी हम पढ़ेंगे, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द की वर्ड्स सो दैट यू रिमेंबर देम, ताकि आप पेपर में लिखते टाइम आपको वो कीवर्ड्स याद रहें, ताकि उनके बिना पे तो नंबर मिल जाए. ताकि भले ही आप क्या पता दिक्कत हो जाए, आप पैनिक कर जाओ, आप पूरा आंसर ना लिख पाओ, सेंटेंसेस फॉर्म ना कर पाओ, तो एटलीस्ट कीवर्ड्स ध्यान रहेंगे तो आपको नंबर्स पक्का मिल जाएंगे. ठीक है. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. क्रेस्ट का मतलब क्या है? टॉप ऑफ अ लो हिल. बहुत ऊंची हिल नहीं है, लो हिल है. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. ऊपर उस क्रेस्ट से, टॉप से, घर से आपको फील्ड ऑफ कॉर्न दिखता है, रिवर दिखती है
और जो फील्ड ऑफ कॉर्न है वो फ्लावर्स से डॉटेड है, पूरा स्प्रेड हो रखे हैं फ्लावर्स, ये आपको दिखता है। और ये कैसा फील्ड है जो हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट प्रॉमिस करता है, अच्छी क्रॉप प्रॉमिस करता है, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately meaning closely, अच्छे से वो अपने fields को जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east. क्या कर रहा था वो कि अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फील्ड है हमारा वो हमेशा एक गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करता है, लेकिन ऐसा होने के लिए क्या ज़रूरी था कि पहले रेन की शार हो जाए या फिर एक डाउनपोर हो जाए, हैवी रेन हो जाए या लाइट रेन हो जाए, किसी भी तरीके से पानी पड़ जाए, ठीक है। और लेंचो जो बिल्कुल क्लोजली और इंटीमेटली अपने जो फील्ड्स थे, क्योंकि उसने हमेशा से उस पर काम किया है, उनको जानता था, वो वेट कर रहा था और नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहा था इन होप्स ऑफ रेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वुमन मतलब वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है और उनको कह रहा है कि अब हमें पक्का पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीनिंग डिनर, जो खाना बना रहे थे, डिनर बना रही थी उसकी वाइफ, उन्होंने रिप्लाई किया येस गॉड विलिंग, दैट मीन्स बिल्कुल अगर भगवान की इच्छा होगी तो ऐसा होगा। अब इसमें वो किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द हाउस। अब लोकेशन ऑफ द हाउस से ही स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर, ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी। लेट्स से अगर वो यहाँ से दे देता द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, तो आपको कैसे पता लगता? आप एक्सट्रैक्ट में से देख के आंसर नहीं कर पाते जब तक आपको पूरा चैप्टर नहीं पता होता। क्लियर? वो तो चलो अभी यहाँ पे गिवन है। तो क्या गिवन है? द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरी वैली में एक ही घर है। तो कैसे आंसर करेंगे? ऑप्शंस देखेंगे। ग्रैंड, बड़ा, लैविश, नहीं ग्रैंड तो नहीं है। बोरिंग, बोरिंग का घर का लोकेशन बोरिंग है मान लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। हॉन्टेड, भूतिया, क्या वहाँ पे भूत थे? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा ऑप्शन आइसोलेटेड। अब यहाँ पे आपको जो वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है उसका मीनिंग पता होना ज़रूरी है, ताकि आप उसको यूज़ करके इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। क्लियर? तो आइसोलेटेड का मतलब होता है क्या? सॉलिट्यूड, जो अभी हमने वर्ड थोड़ी देर पहले देखा था। आइसोलेटेड मीन्स लुक, मतलब अकेला है, उस एक ही घर है पूरी वैली में। क्लियर? नेक्स्ट, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स क्लोजली फेमिलियर। क्लोजली फेमिलियर कौन सा वर्ड इसमें मतलब करे, जिसका मतलब क्लोजली फेमिलियर है, इनमें से कौन सा वर्ड है? पहला क्रेस्ट। आपने अगर पढ़ा होता तो क्रेस्ट हमको पता है कि इट इज़ अ टॉप ऑफ अ हिल, तो इसका मतलब तो नहीं हो सकता क्लोजली फेमिलियर। इंटीमेटली, अभी हम क्या देख के आए थे कि जो लेंचो है वो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था, क्लोजली जानता था, तो इसका ही मतलब होता है क्लोजली फेमिलियर, दैट इज़ इंटीमेटली। तो शावर नहीं, राइप मतलब पका हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज़ इंटीमेटली। नेक्स्ट, द वुमन इन द एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयरिंग अ मील ऑल्सो नोन एज। जो वुमन है एक्सट्रैक्ट में वो क्या बना रही हैं? सपर बना रही हैं। सपर, अब यहाँ पे अगर आप सपर का मतलब नहीं जानते हो तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते। तो वो क्या बना रही हैं? सपर बना रही हैं, जिसको हम कहते हैं डिनर नॉर्मल भाषा में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? अभी हम देख के आए टॉप ऑफ अ हिल। अब यहाँ पे देखो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। पहले उसने हिल की बात कर दी क्योंकि हम हिल में ही बात कर रहे हैं क्रेस्ट की। बॉटम ऑफ अ हिल नहीं, टॉप ऑफ अ हिल येस, बट आप कंफ्यूज यहाँ पे इससे भी हो सकते हो, टॉप ऑफ अ माउंटेन। बट अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो वहाँ पे वो एक हिल की बात कर रहे हैं, जो घर है वो एक हिल के टॉप पे है, ना कि एक माउंटेन के टॉप पे। ठीक है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी, टॉप ऑफ अ हिल। नेक्स्ट, ये आपका अगला एक्सट्रैक्ट है। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. क्या हुआ? मील के ही दौरान, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने बताया था कि थोड़ी देर अभी बोला था ना कि वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, ही हैड प्रिडिक्टेड कि बारिश आने वाली है, और ऐसा ही हुआ, बारिश आने लग गई।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत हैवी बड़े बड़े क्लाउड्स दिखने लग गए. ठीक है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड क्या किया लेंचो ने? एक तो बारिश की वजह से जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, बहुत सुंदर हो गया था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत अच्छी लग रही थी एयर. एंड लेंचो क्या हुआ कि बाहर चला गया ओनली टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी. ठीक है. एंड देन व्हेन ही केम बैक ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से चिल्लाने लगा. चिल्ला के क्या बोलने लग गया कि these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. जो आपके जो coins गिर रहे हैं, जो बारिश गिर रही है, वो आपके पानी की droplets नहीं हैं, they are 5 cent and 10 cent coins. ठीक है. नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या हैं? Find the word closest to the meaning of a statement of what will happen in the future. अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने? एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया जो कि इनमें से किसी एक वर्ड का मतलब है. अब आपको बताना है. ठीक है. अब जैसे मान लो आपको चारों नहीं भी पता है तो भी आप अपने एक्सट्रैक्ट से इन्फर कर सकते हो. आप देख सकते हो कि कौन सा वर्ड इस मीनिंग में फिट हो रहा है. ठीक है. मेमोराइज मतलब याद करना. तो अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर नहीं, मेमोराइज मतलब तो याद करना होता है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ जिससे हम आगे का फ्यूचर बता सकें, तो वो आपका स्टेटमेंट होता है प्रिडिक्शन, जो कि अभी लेंचो ने किया था कि बिकॉज ही सॉ द क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस, उसने ये प्रिडिक्ट किया दैट अब बारिश होने वाली है. दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रिडिक्शन. लगे हाथ यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब बता देती हूँ मैं. इसका मतलब होता है आपके किसी भी काम को टालते रहना. जैसे आप आज पढ़ने बैठोगे, फिर आप थोड़ी देर बाद बोलोगे कि ऐसा करते हैं आधा घंटा टीवी देख लेते हैं फिर पढ़ लेंगे. फिर आपका कोई एक फ्रेंड आ गया, फिर आप उससे बात करने लग गए, उसने बोला कि चलो बाहर घूम के आते हैं, तो आपने सोचा कि अरे मेरा होमवर्क पेंडिंग है, लेकिन फिर आप सोचते हो कि चलो बाहर से घूमने आने के बाद पढ़ लेंगे. फिर रात में आप जब तक वापस आते हो मम्मी बोलती हैं खाना खा लो, फिर आपने खाना खाया और फिर उसके बाद में आप सोचते हो खाना खा के कर लेंगे. फिर आप वो काम अल्टीमेटली नहीं करते हो क्योंकि आप इतना सब कुछ करके थक जाते हो और आप सो जाते हो, तो आप सोचते हो कल कर लेंगे. तो द एक्ट ऑफ स्टॉलिंग योर वर्क इज़ नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब किसी भी काम को टालते जाना. ठीक है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. क्या था? नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या आ रहा था जो लेंचो ने देखा था? पहला, अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स. क्या वहाँ से बर्ड्स आ रही थी, चिड़िया आ रहे थे बहुत सारे? नहीं. हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे? नहीं. चौथा ऑप्शन, रेनबो आ रहे थे, रेनबो दिख रहा था या रेनबो आ रहा था, अप्रोच कर रहा था? नो, इट वॉज ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्होंने ढंग से चैप्टर को नहीं रीड किया होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट वॉज प्रिडिक्टेड इन द पैसेज. प्रिडिक्टेड का भी हम देख के आए थे, क्या स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट द फ्यूचर. कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या प्रिडिक्ट हुआ है पैसेज में. पहला, इट वुड रेन दैट डे, इट वुड नॉट रेन दैट डे, इट विल बी अ सनी डे एंड नथिंग, मतलब नथिंग, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया. तो हमने देखा था कि लेंचो ने ही प्रिडिक्ट किया था कि अब आने वाले थोड़े देर में बारिश होने वाली है, तो आंसर विल बी इट वुड रेन दैट डे. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट हैं 4 दिए हुए आपको, इसमें से आपको बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट आपको 4 स्टेटमेंट मतलब सिलेक्ट करना है कौन सा वाला सही है. पहला, coins were dropping from the sky. Second, the man went out to dance in the rain. The rain would result into a good harvest and huge mountains of clouds were approaching from northwest. अब देखो क्या बात है, पहला क्या बोल रहा है,
कॉइन्स गिर रहे थे फ्रॉम द स्काई। अब सोचो किसी बच्चे ने अगर ऊपर ऊपर से चैप्टर को पढ़ लिया होगा और उसको ऐसा हल्का सा याद होगा कि यस ऐसा उसने बोला था कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर 10 सेंट्स एंड 5 सेंट कॉइन्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई, तो उसको तो सबसे पहले वो दिखेगा कि हाँ यस कॉइन्स वर ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई और वो मार्क करके आ जाएगा दिमाग लगाए बिना। तो ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। Man went out to dance in the rain. No, he just went out to feel the rain drops on his bare body. ठीक है। Next, the rain would result into a good harvest. ये चीज़ आपकी सही है क्योंकि सिर्फ एक रेन की ही कमी थी जिससे जो लेंचो की फील्ड थी वो एक गुड हार्वेस्ट देती। लास्ट जो आपका है किस बिना पे हम उसको रिजेक्ट करेंगे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वर अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पे वो ईस्ट से आ रहे थे जो क्लाउड्स थे, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजिंग होता है, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं करना है, एक एक वर्ड को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे हुए आंसर मतलब मार्क्स होते हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. मतलब लेंचो को एक ही अब उम्मीद बच गई थी कि अब सिर्फ भगवान उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान को सबके बारे में सब कुछ पता होता है, इवन समथिंग विच इज़ इन समवंस डीप कॉन्शियस, किसी के दिल में बहुत डीप में कोई चीज़ है वो भी भगवान को पता होती है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. Lencho बहुत एक हार्ड वर्किंग इंसान था जो बहुत मेहनत से सारे काम करता था, अपने फार्मिंग करता था, अपने फील्ड में सारी मेहनत करता था, बट स्टिल उसको पढ़ना लिखना आता था। मतलब इसका एक मतलब यही है कि ज़्यादातर जो खेती किसानी में लोग चले जाते हैं वो पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं देते, बट लेंचो वाइल स्टिल बीइंग अ फार्मर उसको लिखना पढ़ना भी आता था, ठीक है। सो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। फिर उसने क्या किया, एक लेटर लिखा डे ब्रेक के, जब उसको दिन में टाइम मिला, ब्रेक लिया उसने एक लेटर लिखा विच वॉज नथिंग बट द लेटर टू गॉड। अब क्या क्वेश्चन है इसमें, पहला, What does the phrase ox of a man mean? Ox of a man का मतलब क्या है कि लेंचो को डिस्क्राइब किया गया है he is ox of a man, है ना। पहला, he fought like an ox, ठीक है, बैल की तरह वो लड़ता था। दूसरा, he was hard working like an ox, वो क्या था, वो बहुत मेहनती था ऑक्स के जैसा, ठीक है। तीसरा, he had an ox, उसके पास एक ऑक्स था उसके पास, ठीक है। और he rode an ox, वो मतलब जैसे आप राइड करते हो ना, हॉर्स को राइड करते हो, बुल को राइड करते हो, ठीक है, तो ऐसे ही वो ऑक्स को राइड करता था। नो, इट ओनली मीन्स दैट ही वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन, दैट वो बहुत हार्ड वर्किंग था, वो बहुत मेहनत से अपना काम करता था, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी। वॉट डिड लेंचो राइट इन द लेटर, क्या उसने लेटर में मांगा, लिखा, ही आस्क्ड फॉर अ साइकिल, ऑब्वियस सी बात है नो। He asked God to make him rich, उसने ये मांगा कि भगवान जी मुझे एकदम रिच कर दो, ये भी नहीं था, ठीक है। He asked for help of 100 pesos, yes, किस लिए मांगे थे उसने 100 pesos? So that he can sow his field again and support his family, ठीक है। And last option है he asked to make it rain again, no। दो ये भी feasible लगता है कि ये भी वो मांग सकता था, बट मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसी चीज़ बोली है यहाँ पे कि जो हो नहीं सकती, बट स्टिल इट इज़ इनफ टू कंफ्यूज यू, ठीक है। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड विच मीन्स द मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एक वर्ड है जिसका मतलब है द मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कि आपके अंदर की एक वो फीलिंग जिससे आपको पता लगता है कि आप कोई काम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज नोन एज कॉन्शियस, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम।
लेंचो ने जब लेटर लिख दिया भगवान जी को तो वो उनका रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई वो थोड़ा जल्दी आ गया अगले बार ताकि वो लेटर को जल्दी देख पाए. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन जिसने लेटर लिखा था पहली बार में, जिस पे गॉड लिखा था, वही जो है रेडी थे लेंचो को उनका लेटर देने के लिए जो अब गॉड की तरफ से आया था. ठीक है. और एट द सेम टाइम जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने पूरा वो एक गुड डीड कैरी करी थी, मतलब उन्होंने एक अच्छा काम किया था, एक चैरिटेबल कॉज किया था, पैसा इकट्ठा करके लेंचो की मदद करी थी, वो अंदर से देख रहे थे. ठीक है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम, किन से, किससे आने वाला था लेंचो को लेटर? पहला पोस्ट मास्टर से, ब्रदर से, गॉड से, या फिर सिस्टर से. ऑब्वियस सी बात है गॉड से, ये तो हमें चैप्टर के नाम में ही पता है. ठीक है. सिलेक्ट अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर कंटेंट विद समथिंग, मतलब आप जितना है उतने से खुश हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो. ठीक है. तो इसका मतलब अभी हमने देखा था, लेकिन अब यहाँ पे देखो, आप जल्दीबाजी में क्या कर सकते हो ना कि कंटेंटमेंट का उसने ऑपोजिट पूछा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या करोगे, जैसे ही आपका नज़र पड़ा कि हाँ फुलफिलमेंट है, वो तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है आप फट करके मार्क कर दोगे विदाउट इवन सीइंग द अदर ऑप्शंस. बट यहाँ पे तीनों ही जो बाकी वर्ड्स हैं ना वो कंटेंटमेंट के सिनोनिम्स हैं. ठीक है. बट यहाँ पे ऑपोजिट पूछा है, दैट मीन्स हमसे एंटोनिम पूछा गया है, एंड दैट इज डिससैटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फाइड ना होना. नेक्स्ट, द गुड डीड परफॉर्म्ड बाय द पोस्ट मास्टर वॉज. ऐसी क्या वो गुड डीड थी, ऐसा कौन सा अच्छा काम था जो पोस्ट मास्टर ने किया था? पहला, ही रेस्क्यूड अ डॉग, उन्होंने एक किसी डॉग को बचाया था. ही हेल्प्ड अ स्टाफ मेंबर, उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस में किसी की साथ वाले की मदद करी थी. ही कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था लेंचो को हेल्प करने के लिए. या फिर ही हैड क्लीन्ड हिज ऑफिस. तो इसका क्लियर आंसर है दैट ही कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो. ठीक है. नेक्स्ट, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब यहाँ पे आपको wrinkling का मतलब पता होना चाहिए. wrinkling का मतलब होता है सलवटे पड़ना, और उसकी ब्राउज में क्यों सलवटे पड़ रही थी? बिकॉज ही वॉज एंग्री. ठीक है. और वो उसी एंगर को दर्शाने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए वो इतनी ज़्यादा रिंकल डाल रहा था, फ्राउन डाल रहा था अपने आईब्रोज में, टू शो हिज actual emotions and express his actual emotions. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. किसी भी स्टैम्प को लगाने के लिए उसको पहले लिख करके एंड देन यू स्टिक इट, और उसको फिर थोड़ा ढंग से ताकि वो निकल ना जाए उसको स्टैम्प करते हैं. ठीक है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. तो उसने क्या लिखा उस लेटर में कि गॉड, आपसे जो मैंने 100 पेसोस मांगे थे वो उसमें नहीं है, उसमें 70 पेसोस ही हैं, प्लीज़ आप मुझे बाकी का पैसा भी भेज दो, और जब क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. और साथ में उसने ये भी मेंशन किया कि आप जो अब पैसे भेजोगे आप उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मतलब मेल के थ्रू मत भेजना. क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से किसी ने उसमें से पैसे ले लिए थे, और वो कौन था? कोई ऐसा एक बंदा था जो पोस्ट ऑफिस का ही ऑफिशियल था. ठीक है. एंड ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. ठीक है. तो क्वेश्चंस क्या पूछे हैं? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अटैच्ड टू. अटैच टू मतलब किसी चीज़ से अटैच कर देना. ठीक है. पेसोस, पेसोस तो हमें पता है कि करेंसी को बोलते हैं, तो ये नहीं होगा. अफिक्स्ड, फिक्स्ड, अब इससे देखो थोड़ा अगर नहीं भी पता है ना मतलब, तो आपको फिक्स से पता लग जाएगा कि यही सिमिलर सा मीनिंग है. अफिक्स मतलब चिपका देना, उसमें अटैच कर देना. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला. ठीक है. द फ्रेज
with much wrinkling of his brow indicates that Lancho is, कि indicates wrinkling of his brow, कि जब वो सलवटें डाल रहा है, वो फ्राउन डाल रहा है अपने ब्राउज में, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि लैंचो की उस टाइम पे स्टेट ऑफ फीलिंग क्या है? पहला, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ सैड और ही इज़ एंग्री. यहाँ पे हमें पता है दैट लैंचो वॉज एंग्री बिकॉज देर वॉज लेस मनी इन द लेटर फ्रॉम गॉड. Why did Lencho call post office employees a bunch of crooks? उसने bunch of crooks मतलब bunch of cheats, चोर क्यों बुलाया पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स को? पहला, he thinks that they did not post his letter. क्या उन्होंने उसका कोई लेटर था जो पोस्ट नहीं किया? He does not like them. उनको वो पसंद ही नहीं है. He thinks that they took his money that God had sent him and none of these. ऑब्वियस सी बात है, जो तीसरा है वही हमारा आंसर है. उसे लगता है कि उन लोगों में से किसी ने उसके 100 पैसों में से पैसे निकाल लिए. नेक्स्ट, वाई डज लेंचो नीड द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो को बाकी का जो पैसा है वो क्यों चाहिए? उसने क्या लिखा अपने दूसरे लेटर में? टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, टू ट्रैवल, टू बाई न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ और टू परचेज न्यू लैंड. ऑब्वियस सी बात है, जिसके लिए उसने पहला लेटर लिखा था वही उसकी ज़रूरत है कि उसको अपना फील्ड दोबारा से सो करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. तो ये थे आपके सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, हम और भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 100 to 150 वर्ड्स में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं. ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर.